हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करेंगे। डे हमारा है 19 और पार्ट 2 ऑफ व्हाट बेटा, पीजी बीपी। ठीक है, तो अभी अपन आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो टेक्स्ट बुक में कल अपन लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था किससे, चार्जिंग सेक्शन पढ़ा। उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा बिजनेस का टाइप, मतलब स्पेक्यूलेशन है, स्पेसिफाइड बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस। तीन टाइप के बिजनेस होते हैं, ये क्या होता है और इनका जो लॉस है वो कैसे सेट ऑफ होता है। जैसे कि जो स्पेक्यूलेशन का है वो सिर्फ उसी के प्रॉफिट से होता है, जो स्पेसिफाइड का है वो भी सिर्फ उसी के प्रॉफिट से होता है, बट जो नॉर्मल लॉस है वो सारी इनकम के साथ हो सकता है एक्सेप्ट योर सैलरी इनकम। ठीक है, तो वो वाली चीज अपन लोगों ने देखी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसका, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ जो है वो आपका क्या है। तो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इफ द करंट ईयर प्रॉफिट, कि जो करंट ईयर का क्या है आपका प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट में सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस और फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस होता है। तो ये जो है वो क्या है, इसका सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद अब ना खर्चों की लिस्ट स्टार्ट होती है। तो खर्चे जो है वो कौन सी सेक्शन में दिए गए, सेक्शन 30 से लेके 38 तक। तो सबसे पहला जो सेक्शन था वो था 30 और 31 दोनों मिला के था। जहाँ पर क्या होता है कि रेंट, रेट, रिपेयर, कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर इनके ऊपर रिवेन्यू खर्चा किया गया है तो फुल्ली अलाउ हो जाएगा टू दी पर्सन हु इनकर्ड। कौन जो इनकर किया है उसको फुल्ली अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंस जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा उस बंदे के हाथ में जिसने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है। ओनर क्या है तो ओनर के हाथ में, टेनेंट ने किया तो टेनेंट के हाथ में कैपिटलाइज हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है वो स्टार्ट किया था। सबसे मेन कंडीशन क्या है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट में मिलता है, वो भी एक्चुअल यूज होने पे। इसका एक्सेप्शन है स्टैंड बाय मशीनरी और इमरजेंसी स्पेयर्स। ठीक है, उसके बाद आप एक कॉन्सेप्ट है हाफ रेट का और फुल रेट का। अगर आप 180 डेज और मोर यूज करते हो तो आपको फुल रेट डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर आप 180 डेज से कम यूज करते हो तो आपको हाफ रेट डेप्रिसिएशन मिलता है। बट ये 180 डेज वाली जो नौटंकी है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर, मतलब फुल रेट और हाफ रेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ द परचेज में लगता है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद आप जिस भी साल में डायरेक्टली यूज कर लेते हो तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन उस साल से मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पहला क्या है आपका, डेप्रिसिएशन के रेट्स। तो बिल्डिंग का जो रेट है वो तीन है, 5%, 10% और 40%। रेसिडेंशियल, अदर और टेम्पररी स्ट्रक्चर। फर्नीचर है हमारा क्लास 2, क्लास याद रखना बहुत जरूरी है। तो फर्नीचर के केस में कितना है बेटा, 10%। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का नॉर्मल रेट क्या है, 15%। मोटर व्हीकल के केस में अगर नॉर्मल बिजनेस यूज है तो 15%, अगर हायर बिजनेस या रेंटल है तो 30%, और अगर ई व्हीकल है या फिर रिन्यूअल एनर्जी व्हीकल है तो क्या है यहाँ पर आपका 40%। तो व्हीकल के केस में बेटा तीन रेट होते हैं, 15%, 30% और 40%। उसके बाद शिप में कितना है, तो शिप में है आपका 20%, एयरक्राफ्ट में, शिप में 20%, एयरक्राफ्ट में 40%, कंप्यूटर लैपटॉप में भी 40% है, बुक्स में भी 40% है, और पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में भी 40% ही है। विंड मिल अगर आप 1/4/2014, तो 2014 से पहले इंस्टॉल करते हो तो 15%, 2014 के बाद इंस्टॉल करते हो तो 40%। ऑयल वेल में कितना है आपका 15%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने 180 डेज आपका कैसे देखते हो। तो अगर आपका जो यूज्ड है एसेट, अगर 3 अक्टूबर तक आपने यूज कर लिया है प्रीवियस ईयर में, इसका मतलब है कि वो एसेट 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हो चुकी है, तो आपको फुल रेट डेप्रिसिएशन देना है। अगर आप 4 अक्टूबर या उसके बाद यूज करना चालू करते हो, मतलब वो 180 दिन से कम यूज होती है, तो उसमें आप हाफ रेट डेप्रिसिएशन जो है वो आप देते हो। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, फुल रेट के लिए और हाफ रेट के लिए। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट पे रेट कितना है, तो उसमें है 25%। एक चीज हम लोग को ऑलरेडी पता है कि गुडविल पे जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो दो ही मेथड है जैसे कि हम लोगों को सब जगह है, कि एक जगह एसएलएम और डब्ल्यूडीवी और डब्ल्यूडीवी। तो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस है तो आपके पास ऑप्शन है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का। अगर आप अदर एसएससी हो,
मैंडेटरली WDV मेथड ही फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, कि डेप्रीसिएशन जो है वो अपन क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन पर्टिकुलर्स, तो ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक, ये आ गया। एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कि आपका जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट है एक्वायर्ड ड्यूरिंग द, वो आपको ऐड करना है। अब एक्चुअल कॉस्ट में मोर देन लेस देन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि मोर देन 180 डेज और मोर के लिए, फिर लेस देन 180 डेज और फिर एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ठीक है, भले इस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है लेकिन आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों को ले लेंगे, सेल माइनस कर देंगे तो आपके लिए WDV फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग WDV। नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाने के लिए दो कंडीशन जो है वो बहुत जरूरी है। पहला है देयर मस्ट बी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन एसेट, एक एसेट कम से कम ब्लॉक में होनी चाहिए और ब्लॉक मस्ट हैव सम वैल्यू, ब्लॉक में कोई ना कोई वैल्यू जो है वो बेटा जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन का क्या है, ये वर्किंग नोट है, जहाँ पे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, WDV लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम WDV लिखते हैं और यहाँ पर उसका रेट भी लिखते हैं ताकि हमको चेक करना है कि वो कितने पे डेप्रिसिएशन जो है वो लगाना है। ठीक है, तो एसेट एक्वायर्ड बट नॉट यूज्ड, उस पे नो डेप्रिसिएशन, एक्चुअली उस पे हाफ रेट डेप्रिसिएशन और बैलेंस पे फुल रेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बाकी सारी चीजें आपको पता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन की अगर अपन बात करें तो उसका रेट कितना है, 20%। और ये किसको मिलता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस को ही मिलता है। चार इस टाइप के एसेट के केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सी चार एसेट है, सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी चाहे इंडिया में यूज से इंडिया के बाहर यूज हुई है, प्लांट एंड मशीनरी जो कि ऑफिस प्रीमाइसेस या रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, ठीक है, ऑफिस में जहाँ आपके एम्प्लॉय बैठे हैं, आप खुद बैठे हो या फिर आपका रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, फैक्ट्री में जो इंस्टॉल्ड है वहां पर मिल जाएगा। शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में नहीं मिलता, इंक्लूडिंग मोटर कार्स एंड एसेट ऑन विच 100% डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम, जहाँ पर आप 100% एक बार डेप्रिसिएशन चूस चुके हो तो वापस से रिडक्शन ले चुके हो तो वापस से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और अगर आप 115 BAC लेते हो तो भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता है, मिलता है अवेलेबल ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी क्लास 3। तो ये प्लांट एंड मशीनरी कौन सा क्लास है बेटा, क्लास 3 में मस्त है, मतलब 1 to 4 में नहीं मिलता है। एंड डेप्रिशिएटेड अंडर WDV मेथड, मतलब SLM में भी नहीं मिलता है। प्लस फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। प्लस 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है कि अगर इस साल आपने हाफ ईयर से कम यूज किया है तो इस साल 10% मिलेगा और बचा हुआ 10% जो आपको अगले साल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो एसेट नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कि एसेट जो है वो क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट बेटा, डेप्रिसिएशन ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन, तो उस पर नो डेप्रिसिएशन है। ये कौन सी रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये आपके ये चार, ये जो आपके चार है ना 1 to 4, ये इसकी बात की जा रही है। ठीक है, एसेट यूज फॉर मोर देन 1 लेस देन 180 डेज और बैलेंस, बाकी सारी चीजें जो है वो क्या है, सेम है। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आज का टॉपिक। तो आई होप यहाँ तक जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ये वाले टॉपिक को हम वापस से कवर करेंगे, जी हाँ। और उसके बाद फिर अपन एक्चुअल कॉस्ट का जो टॉपिक है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, एक्चुअल कॉस्ट पे लगता है, वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके एक्चुअल केसेस जो है वो डील करेंगे और उसके बाद जो है फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्या, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्चुअल कॉस्ट, कि डेप्रिसिएशन जो है वो किस पे लगता है, एक्चुअल कॉस्ट पे लगता है। तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब कि एसेट जिस प्राइस में खरीदा है वो, भैया साथ में मैंने इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया, मैंने ट्रक वाले को पैसा दिया है कि उसने अपने ट्रक में मेरा पैसा लेके आया, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे किया, मैंने कैरियज पे किया, प्लस मेरा एसेट डैमेज हो जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा तो मैंने उसका इंश्योरेंस भी पे कर दिया। ठीक है, तो मैंने तो बहुत सारे खर्चे सिर्फ एसेट को ला के यूज करने के लिए कर दिए, तो एसेट को मेरे बिजनेस में लाने के लिए भी खर्चे लग गए, तो क्या वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, बिल्कुल इंक्लूड होगा। तो उसी को बोला जाता है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कि परचेस प्राइस मेरा एक्चुअल कॉस्ट नहीं है,
मेरे को उस एसेट को अपने धंधे में लाने के लिए उस एसेट के ऊपर जो खर्चा लगा है ना सर, उसको बोला जाता है क्या, एक्चुअल कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन मुझे किस में मिलता है, एक्चुअल कॉस्ट में मिलता है। तो एक सीधी सीधी लाइन बोलता है यहाँ पर कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल कॉस्ट एंड ऑल expenses incurred up to installation of machine is added to actual cost। कि जब इंस्टॉलेशन है ना, इंस्टॉलेशन का तक का खर्चा, अप टू इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉलेशन तक का जो खर्चा है, बस एसेट को यूज करने से पहले तक पूरा जो खर्चा है वो किस में ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा आपकी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो पूरा खर्चा ऐड कर देंगे। बट सर एक चीज जो है वो ऐड नहीं होगी, और वो किसके हिसाब से, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर कोई खर्चा है, अगर कोई खर्चा है, कोई कैश पेमेंट है, जिसको आपने 10,000 से ज्यादा अगर आपने कैश में कर दिया है, तो उसको हम लोग एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन है कि कैश पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000, आपने इंश्योरेंस कैश में पे कर दिया, कोई भी खर्चा जो 10,000 से ज्यादा कैश में दे दिया, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा मतलब एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक रफ स्टेटमेंट ले लेती हूँ, किसका, स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। कि स्टेटमेंट कैसे बनेगा, एक्चुअल कॉस्ट में कैसे निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी परचेज प्राइस, परचेज प्राइस ले लूंगी मैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लूंगी बेटा, फ्रेट। ठीक है, फ्रेट भाड़ा गाड़ी का। उसके बाद मैं क्या लूंगी, इंश्योरेंस, कि मेरा एसेट डैमेज ना हो जाए, उसके लिए मैंने इंश्योरेंस लिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू पुट टू यूज लिखा हुआ है, पुट टू यूज और एक्चुअल यूज। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर एसेट आपने लोन में ली हुई है, तो लोन का इंटरेस्ट भी तो आप भर रहे होगे ना, तो वो लोन का इंटरेस्ट एक्चुअल यूज करने तक, किससे पहले का, यूज करने से पहले तक का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, यूज करने से पहले का तक का जो इंटरेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैम यूज करने के बाद का भी तो इंटरेस्ट हो सकता है, वो पीएल के डेबिट में जाएगा, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि एक बार एसेट यूज में आ गई, एक बार डेप्रिसिएशन लगना चालू हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वापस से थोड़ी ना अपन ऐड करते रहेंगे, तो इसलिए इंटरेस्ट और लोन जो है वो सिर्फ यूज करने के पहले तक का इंटरेस्ट जो है वो ऐड होगा। फिर लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ नॉट टेकन अंडर जीएसटी, कि अगर आपने जीएसटी का क्रेडिट नहीं लिया है उस एसेट का, तो फिर आप क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रांट रिसीव फॉर दी एसेट, अगर आपको कोई ग्रांट या फिर कोई डोनेशन मिला है उस एसेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपके लिए तो एसेट की वैल्यू ऑलरेडी कम हो गई। तो अगर आपके लिए एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। तो ये हमारा आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा एक्चुअल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, कि इस पे मैं क्या प्रोवाइड करूंगी, डेप्रिसिएशन दूंगी। तो इसीलिए ना मैं एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है भैया कि एसेट को पूरी फैक्ट्री तक लाने का, इंस्टॉलेशन तक का जो खर्चा है वो ऐड होगा, बट कोई कैश पेमेंट जो कि 10,000 से ज्यादा है तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है इंटरेस्ट वाला, एक आईटीसी वाला और एक ग्रांट वाला। तो ये तीनों जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट को रिपीट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पुट टू यूज तक का है, ठीक है, यूज करने से पहले तक का है, वो ऐड होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर क्लेम जीएसटी में नहीं लिया तो ऐड होगा, क्लेम जीएसटी में नहीं लिया है तो फिर ऐड होगा। और ग्रांट रिसीव्ड फॉर दी एसेट, अगर आपको कोई डोनेशन या ग्रांट मिला है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़े नॉर्मल एक्चुअल कॉस्ट। फिर नीचे क्या दिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट इन स्पेशल केसेस, कि कुछ कुछ केसेस में अगर मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इनकम टैक्स एक्ट ने ही बता दिया है कि मैं बता देता हूँ, तुम झोल मत करना यहाँ पे किस में डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे इन इन केसेस में इन इन वैल्यूज पे ये एक्चुअल कॉस्ट होगी, और उस एक्चुअल कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो स्पेशल केसेस का डील किया गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है,
तो जब साइंटिफिक रिसर्च में आपने पहले क्या बोलते हैं यूज करी होगी, तब आपको 100% रिडक्शन जो है वो मिल गया होगा साइंटिफिक रिसर्च का। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो एसेट, अब आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35। ठीक है, तो जब एक्चुअल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 10 लाख में खरीदा था, मेरे को रिडक्शन में मिल गई 10 लाख की, तो मेरा आंसर क्या होगा, जीरो। तो मेरे को डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा, जीरो में मिलेगा, तो विच इज ऑल्सो वॉट योर जीरो। तो यहाँ पर उसका दिमाग क्या है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट बोलना क्या चाहता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट बोलना चाहता है कि यहाँ पर पहले मेरे पास एक साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस था और ये मेरा नॉर्मल बिजनेस था। अब मेरे पास मैंने क्या किया, एक एसेट जो है वो परचेज की, और जब मैं एसेट परचेज करती हूँ ना साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, तो मैं 100% रिडक्शन ले चुकी हूँ। ठीक है, तो पूरी तो 100% रिडक्शन जो है वो यहाँ पर ले ली गई। अब उस एसेट को मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ अपने नॉर्मल बिजनेस में, तो अब ये जो एसेट है वो आ गई नॉर्मल बिजनेस में। तो क्या नॉर्मल बिजनेस में वापस से डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, और मिलेगा तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, मतलब कौन सी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो इनकम टैक्स आगे बुद्धू बनाते हैं, बोलते हैं हाँ मिलेगा ना, जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट थी ना, जो एसेट की 10 लाख की एक्चुअल कॉस्ट थी, उसमें जो तुम डिडक्शन माइनस कर दो, जो तुमने 10 लाख ले लिए, और फिर जो बचे हुई वैल्यू उस पर तुम डेप्रिसिएशन ले लो, तो ले बचा ही क्या, जीरो ही तो बचा। तो एक्चुअल में रियल में डेप्रिसिएशन मिल रहा है क्या? नहीं, बस ये आपको एक बुद्धू बनाने का तरीका है। ये तरीका कब काम आ सकता है कि हाँ एसेट की कॉस्ट थी भैया मेरी कितनी, 50 लाख, तुमने डिडक्शन दी सिर्फ 10 लाख की, तो फिर जो 40 लाख की बची हुई वैल्यू है ना, उस पे जो है वो नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में आपको डेप्रिसिएशन मिल सकता। ठीक है, आई होप फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो क्लियर है। उसके बाद सेकेंड, अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इन्वेंट्री कन्वर्टेड टू कैपिटल एसेट एंड यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस है मेरा। अब तो मेरे पास तो बहुत सारे फर्नीचर होंगे, अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं अपना शोरूम बना रही हूँ, तो मेरे को वहां पे भी फर्नीचर लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा स्टॉक था ना, उसमें से मैंने कुछ फर्नीचर जो है वो अपने बिजनेस में लगा दिया। तो जब मैंने बिजनेस में लगाया, तो वो जो फर्नीचर है वो मेरा क्या बन गया, कैपिटल एसेट बन गया। और फर्नीचर फिक्सचर पे किसका कितना रेट है, 10%, तो उस पे तो मुझे डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा ना। तो ये पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कौन सी वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक में फर्नीचर है, अब मैं अपना नया शोरूम बना रही हूँ, तो शोरूम में मुझे फर्नीचर लगाना है, तो मैंने अपने जो स्टॉक का जो मेरे पास था उसमें से एक फर्नीचर मैंने अपने बिजनेस में यूज कर लिया, तो जब वो मेरे बिजनेस की एसेट बन गई, तो वो मेरा क्या हो गया, कैपिटल एसेट हो गया। तो कैपिटल एसेट पे मैं डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगाऊंगी, तो मैं लगाऊंगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कि जिस दिन मैं उस फर्नीचर को अपने बिजनेस में लगा रही हूँ, तो उस दिन उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उस पे लग जाए। ठीक है, थर्ड, एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस, जहां पर मेरे को फोकट में एसेट मिल रही है, ठीक है, गिफ्ट में मिल रही है या तो विल में या इनहेरिटेंस में अगर मिल रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू असेस दी प्रीवियस ओनर, मतलब कि जो प्रीवियस ओनर को डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मैंने कोई बिल्डिंग अपने पापा से इनहेरिट की, तो वो बिल्डिंग अगर पर्सनल यूज के लिए थी, मेरे पापा के पास भी, मेरे परदादा जी, दादाजी और जो जो भी दादाजी है उनके पास भी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए था, तो क्या पर्सनल यूज में कभी डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नॉर्मल सी बात है, नहीं हुआ होगा। तो कोई ये डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड की बात आएगी क्या, नहीं आने वाली। तब तो यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड की बात जो है वो नहीं आने वाली है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मान, ठीक है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि क्या बोलते हैं, ये जो बिल्डिंग थी मेरे पापा ने बिजनेस में यूज की थी, उन्होंने जो डेप्रिसिएशन है 10% के रेट से क्लेम किया होता, तो फिर यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मान लो जमीन 20 लाख में खरीदी गई थी, माइनस मेरे पापा ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अभी तक 8 लाख का, तो कितना बच गया, 12 लाख। तो मुझे अब किसमें डेप्रिसिएशन मिल सकता है, 12 लाख में ही मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई फेयर मार्केट वैल्यू का रोल नहीं। ओके, तो अभी तक अपन 3 पॉइंट जो है वो कवर कर चुके हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड हैंड एसेट एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। अगर मैं कोई एसेट एक्वायर कर रही हूँ जबरदस्ती ताकि मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो बढ़ जाए, ठीक है, तो उस केस में मेरे को किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, अमाउंट डिटरमाइंड बाय एओ with joint commissioner approval if main purpose of transfer is tax deduction through enhanced depreciation। कि मैं फॉर एग्जांपल जबरदस्ती रियल में कोई एसेट मेरे बिजनेस के अंदर नहीं आ रही, सिर्फ बुक्स के अंदर अगर मैं जोल जाल करके एसेट दिखा के ज्यादा डिप्रिसिएशन क्लेम कर रही हूँ, तो वहां पर भैया एओ की बात आ जाती है, और एओ विद जॉइंट कमिश्नर अप्रूवल, प्रायर जॉइंट कमिश्नर अप्रूवल जो वैल्यू बोलेगा उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, रीएक्विजिशन ऑफ एसेट, कि कोई मैं एसेट क्या कर रही हूँ, रीएक्वायर कर रही हूँ, पहले बेच दी थी वापस से खरीद ली है, तो फिर उस केस में डेप्रिसिएशन क्या होगा, विच एवर इज लोअर, किसका, डब्ल्यूटीवी एट द टाइम ऑफ सेल और रीएक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहे हैं, कई बार क्या करते हैं कई लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये ए है, ठीक है, और ये बी है। अब ए के पास कोई एसेट था जिसका डब्ल्यूडीवी जो है अब वो हो गया था कितना, 1 लाख रुपीज, बहुत ही लोअर, 1 लाख रुपए बची थी उसकी डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अब ए ने इस एसेट को 1 लाख जिसकी डब्ल्यूडीवी है उसको बेच दी बेटा कितने में, 10 लाख में, ठीक है। अब बी को ये एसेट जो है वो 10 लाख में खरीदी गई, तो अब बी जो वापस इसको बेचेगा तो वो कितने में बेच दिया, 15 लाख में बेच दिया। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया कि ए के पास एक एसेट थी जिसकी डब्ल्यूडीवी 1 लाख थी, बट ए ने उसको बेचा कितने में, 10 लाख, और बी ने खरीद भी लिया, और 10 लाख की जो एसेट है उसको वापस से ए को बेच दिया 15 लाख में। तो एक्चुअल में ए की परचेस प्राइस कितनी हो गई, 15 लाख। तो क्या ए को 15 लाख में डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ बुक्स में घूम रहा है, रियल में कोई एसेट नहीं है, रियल में बी पागल नहीं है जो 1 लाख की डब्ल्यूडीवी की एसेट को 10 लाख में खरीदेगा, और वापस से 10 लाख की चीज है जिसको बेचा गया था ए ने 1 लाख में, मतलब 10 लाख, 1 लाख की चीज जिसको 10 लाख में बेचा था ए उसको 15 लाख में कभी नहीं खरीदेगा, ठीक है। ये सिर्फ एसेट को वैल्यू को इनहांस करने के लिए, ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए इन लोगों ने ये ट्रांजैक्शन बनाया। तो इनकम टैक्स जो है वो तुमसे 2 कदम और आगे है। तो डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ सेल, डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ सेल क्या है बेटा, 1 लाख, री एक्विजिशन प्राइस 15 लाख, विच एवर इज लोअर 1 लाख, डेप्रिसिएशन वापस कितने में मिलेगा, 1 लाख। तो ये बात करता है री एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एसेट परचेज्ड एंड लीज बैक टू द सेम पर्सन, ठीक है, कि अगर मैंने एसेट क्या की, परचेज की और मैंने सामने वाले बंदे को लीज बैक कर दिया वापस से। फॉर एग्जांपल मान लो ये बी है और ये ए है, तो ए के पास ना एक क्या बोलते हैं मशीन थी, तो बी ने क्या किया, इसको पहले परचेज कर लिया और उसके बाद इसी को वापस से क्या दे दिया, लीज में दे दिया। तो अभी भी एसेट किसके पास है, ए के पास ही है। रियल में अगर देखोगे तो ये ट्रांजैक्शन से बुक्स का ही है कि भैया पहले तो मैं ए से कोई एसेट मशीन जो है वो खरीद रही हूँ और वापस से लीज में ए को ही दे रही हूँ कि तुम जो है वो यूज कर लो, ठीक है। तो अब क्या करने की बात है, डेप्रिसिएशन क्लेम करने की बारी आई, क्योंकि ओनर जो है वो कौन बन गया, बी बन गया। बी ओनर बन गया है तो यहाँ पर जो बी है उसको डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा, तो जो ए की डब्ल्यूडीवी थी ना उसी में मिलेगा। तो प्रीवियस ओनर कौन है, ए। ए फॉर एग्जांपल मान लो ए के पास जो डब्ल्यूडीवी थी उसकी 5 लाख, तो इसको 5 लाख पे ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट का ना एक मोटो पूरा हो गया, क्या मोटो, चाहे ए क्लेम करे तो भी हम 5 लाख पे डेप्रिसिएशन दे रहे थे, चाहे बी क्लेम करे तो भी हम 5 लाख पे ही डेप्रिसिएशन देंगे। तो वो वाली बात है बस। तो यहाँ पर वही वाला केस है, बोलता है कि एसेट परचेज एंड लीज बैक टू द सेम पर्सन, कि बी ने परचेज किया और लीज बैक कर दिया वापस ए को, तो डेप्रिसिएशन बी को मिलेगा, बट किस में, तो डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रीवियस ओनर, तो ए की डब्ल्यूडीवी थी 5 लाख, तो बी को कितना मिलेगा, 5 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात करता है, बोलता है बिल्डिंग प्रीवियसली ओन्ड बाय द असेसी ब्रॉट इनटू बिजनेस यूज, ठीक है, कि पहले मेरे पास कोई बिल्डिंग थी, इतने साल से पड़ी थी, अब मैं उसको बिजनेस में ले आती हूँ, तो मुझे किस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन टिल डेट एज पर द करेंट रेट फॉर बिजनेस यूज। अच्छा, मैं अभी तक उस बिजनेस
अगर उस बिल्डिंग को अगर बिजनेस में यूज की होती तो मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलता, वो नोशनल डेप्रिसिएशन में माइनस करूंगी और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, विच इज कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट कि भाई जबरदस्ती एक तो डेप्रिसिएशन क्लेम भी नहीं किया, उसके बाद तुम नोशनल डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करवा रहे हो। तो क्या बोलते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट माइनस अभी तक उस एसेट को अगर बिजनेस में यूज किया होता है, एसेट भी नहीं, किसको, बिल्डिंग को अगर बिजनेस में यूज किया होता तो कितना डेप्रिसिएशन मिलता, वो माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो मेरा क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, फिर क्या बोलता है ये, asset brought back to India by non-resident for use in his business and profession। कोई फॉरेन की कोई एसेट थी उसको वो इंडिया लेके आया और यूज कर रहा है अपने बिजनेस में, तो ये इंडिया के लिए फर्स्ट हैंड एसेट है, वो फॉरेन में पहले यूज हो चुकी है। तो परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट रेट इन फोर्स इफ यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम एक्विजिशन, कि भाई अगर तुम उतना ही टाइम अगर इंडिया में यूज किए होते तो कितना डेप्रिसिएशन मिलता, वो माइनस कर दो, बचे हुए पे आप क्या ले जाओ, डेप्रिसिएशन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी इसमें क्या है, नोशनल डेप्रिसिएशन की बात है कि तुम फॉरेन से एसेट लाए हो तो भी हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड कंपनी टू न्यू कंपनी फॉर अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अमलगमेटिंग कंपनी से ट्रांसफर हुआ है अमलगमेटेड कंपनी में, डीमर्ज कंपनी से ट्रांसफर हुआ है रिजल्टिंग कंपनी में, ओल्ड कंपनी से मतलब कि प्रोप्राइटरशिप से ट्रांसफर हुआ है कंपनी में, एओपीबीवाई से ट्रांसफर हुआ है कंपनी में। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है, जो नई कंपनी को किस एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, वही बोल रहा है जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट और वैल्यू है उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी जो भी है उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस, so these are the point of what your actual cost and this may be asked in exam। तो आप लोग को क्या ये चीज याद करनी है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है वो याद करना है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी रेपिटेटिव इन क्वेश्चन, ये कभी भी आपको एमसीक्यू में किसी भी चीज में पूछा जा सकता ना। की पॉइंट्स नीचे कुछ कुछ लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं वो, ये बोलता है ग्रांट रिसीव फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, अगर आपको डोनेशन मिला है या ग्रांट मिला है फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, देन रिड्यूस फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट इफ रिसीव्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट और वेवर ऑफ लोन। कई बार क्या होता है, या तो आपको डायरेक्टली पैसा मिल गया कि आप एसेट खरीद लो, या तो आपने एसेट को लोन में खरीदा है, अब उस लोन को वेव करने के लिए, लोन को खत्म करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है कि पैसा रिपेमेंट करके लोन को खत्म कर दो, तो उस एसेट के रिस्पेक्ट में आपने लोन लिया था। ठीक है, तो एसेट के रिस्पेक्ट में आपने लोन लिया था तो वो भी एसेट की कॉस्ट में से ही माइनस होगा। तो अगर आपको डोनेशन मिल रहा है या तो एसेट खरीदने के लिए या तो लोन वेव ऑफ करने के लिए, तो भी एसेट की कॉस्ट में से माइनस होगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपको नॉर्मली डोनेशन मिल गया कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको डोनेशन मिल गया आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, किसी एसेट के रिस्पेक्ट में आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो आप उसको क्या ट्रीट करोगे, नॉर्मल पीजीबीपी इनकम जो है वो ट्रीट करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस। तो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस, तो अगर गेन है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लॉस है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसमें, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एसेट खरीदी बाहर से, ठीक है, अब आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो जब भी आप पे करते हो तो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपको गेन हो जाते हैं, कई बार आपको लॉस हो जाता है। तो अगर आपको लॉस हुआ तो आप क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे एक्चुअल कॉस्ट में से। अब आप हर साल पेमेंट कर रहे हो, एसेट यूज करना चालू कर दे उसके बाद भी पेमेंट कर रहे हो, तो उसके बाद भी आपको गेन लॉस हो रहा है, तब भी आप एक्चुअल कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने से पहले एडजस्ट करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करता है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ एसेट, आपने लोन लेके क्या खरीदा है, एसेट खरीदा है, तो एड अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल यूज। ठीक है, कि जिस दिन आप यूज करने वाले हो उससे पहले तक का जो इंटरेस्ट है बेटा, वो आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है।
यूज करने के बाद का इंटरेस्ट आप ऐड नहीं कर सकते, वो आपको पीएल में चार्ज करना है। ये चीज आप आगे लिख सकते हो कि यूज करने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो आपको पीएल में चार्ज करना है, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं क्या, कॉम्पोजिट इनकम। कॉम्पोजिट इनकम में क्या होता है कि आपकी आधी इनकम जो है वो बिजनेस इनकम है, आधी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम है। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा है टी कॉफी रबर के केस में, कि अगर आपको इनकम हो रही है टी कॉफी और रबर से, द होल ऑफ द डेप्रिसिएशन शुड बी अलाउड अज्यूमिंग इट इज अ बिजनेस इनकम, कि आपको पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डेप्रिसिएशन में कोई बाइफरकेशन नहीं करना है। कॉम्पोजिट का मतलब है आज कुछ रेशो जो है वो बिजनेस है और कुछ रेशो जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट इनकम, ठीक है। तो ये आपका है की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में आते हैं ग्रांट रिसीव फॉर परचेज ऑफ एसेट, तो आपको ग्रांट मिल रही है तो आपको माइनस करना पड़ेगा एसेट की कॉस्ट में से। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन, लॉस है तो ऐड करो, गेन है तो माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन तो है ऐड करना है अप टू एक्चुअल यूज तक, और कॉम्पोजिट इनकम जो पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा अज्यूमिंग कि पूरा बिजनेस इनकम है, इसमें कोई आपको बाइफरकेशन नहीं करना है। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो यहाँ तक जो है आपका मामला जो है वो क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं अपन अपने किसमें, क्वेश्चन बैंक में। अब सबसे पहले आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, क्या बोलता है ये, अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल हैज एक्वायर्ड following asset for his office, calculate the amount of depreciation, क्या निकालना है बेटा, amount of depreciation that can be claimed in his professional income, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट व्हेन पुट टू यूज और अमाउंट, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि कब आपने पुट टू यूज किया, ठीक है, मतलब एक्चुअल में यूज करना शुरू किया। अब कंप्यूटर है 27 सितंबर 2 अक्टूबर, तो बेटा 3 अक्टूबर तक मोर देन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा मोर देन 180 डेज। और कंप्यूटर है तो क्लास 3 40%, ठीक है, तो क्लास 3 40%, ये भी क्लास 3 40%। कंप्यूटर प्रिंटर क्लास 3 40%, सब कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना इसलिए क्लास 3 40%, ऑफिस फर्नीचर क्लास 2 10%, लैपटॉप क्लास 3 40%, और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज नहीं किया पर डेप्रिसिएशन मिलता है क्लास 3 15%, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन 2 अक्टूबर 4 अक्टूबर के बाद, तो ये लेस देन 180 डेज में आ जाएगा, ये 180 डेज और मोर में आ जाएगा। 3 अक्टूबर मोर देन 180 डेज, 1 अप्रैल मोर देन 180 डेज, 1 अप्रैल मोर देन 180 डेज, 4 अक्टूबर लेस देन 180 डेज। नो यूज इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 तो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में मिल जाता है। अमाउंट ये सारे दिए हुए, ठीक है। अब क्या बोलता है आगे, परचेस्ड प्रैक्टिसिंग सीए ऑफिस in April 2025 who had run it for 4 years for 5 lakh, which include goodwill of 2 lakh and cost of furniture 3 lakh included in E above। तो E में क्या लिखा हुआ है, ऑफिस फर्नीचर एक्वायर्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीए, ठीक है, कि हमने ऑफिस फर्नीचर एक्वायर किया है प्रैक्टिसिंग सीए का 3 लाख का, और गुडविल एक्वायर किया है 2 लाख की। तो क्या गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता है, नहीं मिलता, और फर्नीचर में तो मिल जाएगा C2 10% के हिसाब से, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट एप्लीकेबल रेट, प्रोवाइड कर देंगे, टेक 365 डेज अ ईयर, ठीक। क्वेश्चन को देख लिया है, अच्छे से क्वेश्चन को देख लो और ये डिटरमाइन करो कि भैया कितने कॉलम बनाने। तो एक कॉलम बनेगा किसका, C3 40% ठीक है, और एक बनेगा C2 10% का, और एक बनेगा C3 15%, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है।
तो उसके लिए अपने को पहले डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो C3 40%, C2 10% एंड C3 15%। ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें और आ जाते हैं अपन अपने फॉर्मेट। तो आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर। दिस इज आवर चार्ट बुक और इलस्ट्रेशन नंबर 3। पेज नंबर क्या है? तो पेज नंबर है आपका 37। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एडमिसिबल, डेप्रिसिएशन एडमिसिबल, एडमिसिबल टू मिस्टर धवल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट। ठीक है। डेप्रिसिएशन एडमिसिबल टू मिस्टर धवल, असेसमेंट है 26-27 और सबसे पहले और कॉलम कितने बनाने हैं? तो कॉलम अपने को 3 कॉलम बनाने थे और अपन लोगों ने बनाए हैं अभी तक। एक काम करते हैं, द वेरी स्मार्ट पीपल वर्क द स्मार्टेस्ट वे। पर्टिकुलर, नोट। अब सबसे पहले जो है हमारा क्या था? ब्लॉक 1। ये है हमारा ब्लॉक 2 और ये है हमारा ब्लॉक 3। तो यहाँ पर ब्लॉक 1 जो है, ब्लॉक 1 किसका है? तो ब्लॉक 1 है C3 40%। तो क्लास 3 40% कंप्यूटर, जो कुछ सारे कंप्यूटर और कंप्यूटर की चीज़ों को लेके चलता है। फिर ब्लॉक 2 जो है हमारे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से C3 40%, C2 10% दैट इज फर्नीचर। तो यहाँ पर आएगा C2 10% फर्नीचर और लास्ट वाला है C3 15% फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पर है C3 15% फायर एक्सटिंग्विशर। अब सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। ठीक है। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक हो गया। उसके बाद ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक प्लस एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर है एक्चुअल यूज फॉर 180 days or more, actual use
for less than 180 days, acquired but not put to use। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, टोटल। फिर नेक्स्ट, सेल ऑफ एसेट, अगर कोई प्रीवियस ईयर में सेल हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाएगा WDV फॉर डेप्रीसिएशन। यहाँ पे अपन एक लाइन खींच देंगे। माइनस कर देंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, माइनस कौन से बिजनेस में एंगेज है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वालों को बस मिलता है। तो क्लोजिंग WDV, क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक। तो इसको यहाँ पर ले लेंगे ये, और ये ऐसे कर लेंगे। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। तो क्वेश्चन बैंक में मैं यहाँ पर कलर दे रही हूँ, कौन सा, रेड। ओपनिंग WDV, तो C3 40% में WDV तो परचेज किए सारे, कोई भी चीज़ है ओपनिंग में कहाँ है, सारी चीज़ों को अपन डाल देंगे टेक्स्ट बुक में इसमें जाएंगे और अपन डाल देंगे 0 0 0 0। ठीक है, अब पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मोर देन। C3 ये आपका मोर देन, यही आपका मोर देन मोर देन मोर देन, और ये तो वो है। तो मोर देन में है आपका ये 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 तो 10% में, तीन ही आएगा ना क्योंकि C2 10% है, और ये जो है वो तो 15%, तो C3 सॉरी C3 40%, और ये लेस देन है, तो मोर देन में आएगा सिर्फ ये तीन। तो 35,000, 12,500 और 13,000 ऐड कर देंगे तीनों को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60,500। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,500। और लेस देन 180 डेज, तो क्वेश्चन में ये आपका लेस देन में आ जाएगा C3 40%, 8,500 और 43,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 43,000 प्लस 8,500 इज इक्वल टू 51,500। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 51,500। ठीक है, अब एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 60,500, तो अपना आ जाएगा 1,12,000। सेल ऑफ द एसेट 0, 1,12,000। ठीक है, अब फर्नीचर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे C2 10% मोर देन ही है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3,00,000। बस एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 3,00,000। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 3,00,000 3,00,000। अब फायर एक्सटिंग्विशर की अगर अपन बात करें तो एक ही वैल्यू है, वो की किसके, 2,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,500। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर है वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे नोट्स, फर्स्ट वाला, नोट्स फर्स्ट वाला नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन में आ जाएगा ब्लॉक 1, जिसमें कौन सा है, कंप्यूटर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1,12,000, और जिसका रेट कितना है, 40%। तीन केस आ जाएंगे इसमें भी। एसेट एक्वायर्ड
but not used, so no depreciation. Put to use for less than 180 days, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हाफ रेट। तो हाफ रेट में कौन सा है? हाफ रेट में जो है उसको मिलेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, ये CK C3 में आते हैं बुक्स, मिलेगा 20% की रेट से मिलेगा। और तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20% की रेट से, और वैल्यू कितनी? 51,500। 51,500 इंटू 20% इज इक्वल्स टू 51,500 इंटू 20% इज इक्वल्स टू 10,300। और बचे क्या है? 60,500। तो बैलेंस बचा है आपका 60,500 इंटू 40%, कितना हो गया आंसर? 24,200 प्लस 10,300 इज इक्वल टू 34,500। टोटल हो गया है 34,500। ये है ब्लॉक वन की बात। अब बात करेंगे ब्लॉक टू की। ब्लॉक टू इज फर्नीचर, जिसका रेट है 10%। तो यहाँ पे आपको फर्नीचर पे 10% में 3 लाख का 10%, 30,000। 3 लाख का 10% इज इक्वल्स टू 30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। और यहाँ पर आपका ब्लॉक थ्री, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर, 2,500। 2,500 इंटू 15% इज इक्वल टू 375। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये 34,500 फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड का आंसर है 30,000। तो इसका आंसर है 375। माइनस कर देंगे इधर तीनों को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 375 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 2125। 3 लाख माइनस तो 2,70,000, और यहाँ पे आ जाएगा 1,12,000 माइनस 34,500 इज इक्वल टू 77,500। तो ये जो है वो क्या है? हमारा आंसर है, ठीक है। एक नोट डालना है गुडविल के लिए, गुडविल इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। तो नोट नंबर 2, गुडविल इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो ये जो है वो आपका नोट साबित होगा। तो अभी भी हमने, अगर आप देखोगे टेक्निकली, अपना फॉर्मेट ही फॉलो किया, फॉर्मेट से डेविएट नहीं हुए। क्वेश्चन मैम में अगर अपन जाए तो हम तीसरे सवाल को भी पूर्ण कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर में 1, 2, 3 सवाल पूर्ण हो चुके हैं। अब क्या हमको लाइन से जाना चाहिए कि हमको चूज करके जाना चाहिए? तो हम लाइन से जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लाइन से अगर अपन जाते हैं तो हमारा क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। तो नाउ लेट्स कम टू आवर इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है? वो बोलता है मिस्टर रंग रंगमनार resides in Delhi and where private cars can be plied only on alternate days। कि जो प्राइवेट कार्स होते हैं वो सिर्फ alternate days में ही चलते हैं। कार इज परचेज्ड ऑन 21 September 2025, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द कार एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12 लाख, दिल्ली जीएसटी 14%, CGST 160 14%, ठीक है। टोटल प्राइस इज 15,36,000।
ही एस्टिमेट दैट यूसेज ऑफ द कार फॉर पर्सनल पर्पस विल बी 25%, ठीक है। ही इज एडवाइज दैट सिंस द कार हैज रन ओनली ऑन अल्टरनेट डेज, half depreciation is otherwise allowable will be actually allowed. He started using the car immediately after purchase. कब चालू किया परचेस? 29 सितंबर, तो मतलब 3 अक्टूबर तक खरीद लिया है और उसी दिन यूज कर लिया, तो बिल्कुल उसको क्या मिलेगा? फुल रेट डेप्रिसिएशन जो है मिल जाएगा। और ये जो फालतू की गलत फहमी है वो नहीं पालना है क्या, कि अगर आधा यूज करो तो आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने एसेट यूज करना चालू कर दिया, उसके बाद आप आधे दिन यूज करो, पूरे दिन यूज करो, आधा साल यूज करो, एक दिन यूज करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको हमेशा से फुल रेट डेप्रिसिएशन ही अलाउ होगा, ठीक है। और ये हाफ रेट और फुल रेट की नौटंकी सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में रहती है, बाकी साल में नहीं रहती है। अब क्या बोला है यहाँ पर? डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन अलाउबल ऑन कार फर्स्ट एस्टिमेट एट 26-27। कार में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा इफ दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक? ये एसेट, ओनली एसेट। इफ दिस कार वर टू बी यूज्ड इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर 26-27 ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन, what would be the depreciation allowable? Assume that there is no change in legal position under income tax act, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो तुम अभी करंट ईयर के लिए बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा, और सब्सिक्वेंट ईयर उसके बाद वाले ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेप्रिसिएशन किस में मिलता है बेटा? एक्चुअल कॉस्ट में मिलता है। किस में मिलता है? एक्चुअल कॉस्ट में। अब अगर मैं बुक की तरफ देखूं तो मेरे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। फिर उसमें ऐड किया है जीएसटी 1,68,000, सीजीएसटी, एसजीएसटी 1,68,000। अब इसमें दे दिया है 15,36,000। तो मेरे पास तो दो कॉस्ट हो गई, 12 लाख हो गई और 15,36,000, मतलब परचेस प्राइस और इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो क्या जीएसटी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? पहला सवाल तो ये है कि जीएसटी डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा? फिर डेप्रिसिएशन जो है वो फुल रेट से मिलेगा या फिर हाफ रेट से मिलेगा? ठीक है, कि फुल रेट और हाफ रेट भी तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, जो इसका जो ऑफिशियल यूज है, ऑफिशियल यूज, तो वो तो कितना है? तो 75% है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है? ठीक है। तो आपको जो आंसर आप कवर करोगे आपका थ्योरी में, तो आपके 3 पॉइंट जो है उसका आंसर आपको देना है कि डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन जो है वो जीएसटी के ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फुल रेट हाफ रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि फुल रेट मिलेगा कि हाफ रेट मिलेगा। और तीसरा है कि अगर 25% जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए एस्टिमेट कर रहा है, तो फिर आपको जो बिजनेस पर्पस है उसमें कितना रेट मिलेगा। 3 सवाल। पहले बात करते हैं किसकी? तो पहले बात करते हैं जीएसटी के डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन के केस में बेटा ये बोलता है कि आपको वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, किसमें? जीएसटी के अंदर। तो जो कार है ना वो किसके अंदर आती है? तो जो कार है ना वो आती है बेटा ब्लॉक क्रेडिट के अंदर, मतलब मोटर व्हीकल जो है वो आती है किसके अंदर? ब्लॉक क्रेडिट के अंदर, ठीक है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब होता है कि ऐसे एसेट जिसके ऊपर आपका आईटीसी ब्लॉक है, आप कभी क्लेम नहीं कर सकते। तो सिंस मैंने वहां पर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जीएसटी के अंदर, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो वो क्लेम कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे जो है वो डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 15,36,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब फुल रेट मिलेगा कि हाफ रेट मिलेगा? बिल्कुल फुल रेट मिलेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर से पहले होगा और पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। और ये जो फोकट के कंटेंशन है ये कभी भी मैटर नहीं करते हैं, कि ये वाले जो कि ऑल्टरनेट डेज वाले कंटेंशन जो मैटर नहीं करते हैं। आपको किससे मिलेगा? तो आपको फुल रेट से मिलेगा, क्योंकि आपने पुट टू यूज कर दिया है 180 दिन या उससे ऊपर, ठीक है। उसके बाद हाँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए ही मिलेगा, तो आपका जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? 75%। तो असेसमेंट ईयर 26-27 में कितना मिलेगा? 15,36,000 इंटू 15% इंटू 75% इज इक्वल 1,72,800 माइनस 15,36,000 इज इक्वल टू आ गया अपना
13,63,200 इंटू 15% इंटू 75%। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 27-28 के लिए इंटू 15% इंटू 75%, 153, 360। इतना डेप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या अब हम आ सकते हैं अपने आंसर राइटिंग जो है वो इसकी आपको आंसर बुक से देख के जो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी आंसर है। और इसमें से वो लिखाने वाली बात नहीं, वही थ्योरी जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, थ्योरी लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया और उसके बाद आंसर जो है वो दे दिया गया। और आंसर जो है वो 2,30,400 माइनस 57,600, 172,800 हो गया मैच आंसर। 172,800 और 153,600। ठीक है, तो जब मैं सिखाया है और किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर जो वो रीड कर सकते हो और फॉर्मेट अगर आपको लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत है तो आप आंसर बुक से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कम टू वेयर, तो यू विल बी कमिंग टू ना। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका 5, सेक्शन 43A एंड सेक्शन 32। Messer Y Industries Limited purchased a plant worth ₹8 लाख। कि मैंने क्या खरीदा है, $8 लाख का, मतलब मैंने नहीं, वाई इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, वाई इंडस्ट्रीज ने परचेज किया है प्लांट वर्थ $8 लाख। $8 लाख का प्लांट जो है वो खरीद लिया। ठीक है, और 1/4/2024, क्या इस साल खरीदा है? नहीं, पिछले साल खरीदा है, माइंड इट। अब पेमेंट स्केड्यूल कैसा है उसका? पेमेंट स्केड्यूल है $3 लाख उसको पे करना है 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर में होगा। उसके बाद $2.6 लाख देना है 1 जुलाई 2025 को। तो 1 जुलाई 2025 मतलब करंट ईयर में पेमेंट करना है, और ये जो है वो लास्ट ईयर में पेमेंट करना है। फिर 2.4 लाख देना है 1 जनवरी 2026 को, मतलब ये भी आपको करंट ईयर में पेमेंट करना है। इनिशियल एक्सचेंज रेट और 1/4/2024 तब कितना था, ₹80। जब एसेट खरीदी थी तब वो ₹80 की थी। ठीक है, 15%। उसके बाद हो गई वो ₹82 की। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमको लॉस हो गया भैया। 80 में था देना था, 82 देना पड़ रहा है। यहाँ पर हमको हो गया है प्रॉफिट, और यहाँ पर हमको हो गया है वापस से लॉस। ठीक है, यहाँ पर लॉस हो गया है ₹2 का, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है ₹2 का, और यहाँ पर लॉस हो गया है ₹1 का। ठीक है, डेप्रिसिएशन अवर असेसमेंट या 25-26 पिछले साल का डेप्रिसिएशन और इस साल का डेप्रिसिएशन अलाउबल आपको निकालना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो किसका, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस का ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, तो यहाँ पर मैं लूंगी इलस्ट्रेशन नंबर 5। पेज नंबर कितना है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर है आपका 38। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एडमिसिबल, computation of depreciation admissible for assessment year 26-27, computation of depreciation admissible for assessment year 26-27 ने असेसमेंट ईयर 25-26 भी था पिछले साल, तो 25-26 एड असेसमेंट ईयर 26-27।
पर्टिकुलर नोट और अमाउंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर नोट और अमाउंट। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/4/2024, ठीक है। तो खरीदा कितने में था, तो $8 लाख में तो उसने एसेट खरीदी है, ठीक है। तो $8 लाख, और तब एक्सचेंज रेट कितना था बेटा, 80 रुपए, ठीक है। तो 8 लाख इंटू 80 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आ गया आपका 6 करोड़ 40 लाख। तो हमें ले लेंगे 6 करोड़ 40 लाख, ठीक है। अब इसके बाद सी, कोई एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो यहाँ हम लोग वो सब करेंगे नहीं। अब अभी यहाँ पर मेन जो मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाने वाली हूँ वो किसका सिखाने वाली हूँ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मतलब फॉरेन FEF शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हो। मैं एक जगह फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन फिर मैं FEF लिखूंगी तो आप समझ जाना। अब यहाँ पर ये जो है वो हो चुका है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो है वो एक ही लास्ट ईयर में एक ही जो पेमेंट आया है, तो मतलब लास्ट ईयर में एक एडजस्टमेंट होगा और फिर करंट ईयर में 2 एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर में आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो अपन क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ऐड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस ऑन, कौन सी डेट को हुआ है, तो वो आपको हुआ है 1/1/2025 को, 1/1/25 को, तो हुआ है ₹2 का। तो यहाँ पर पेमेंट कितना हुआ है बेटा, 3 लाख इंटू 82 माइनस 80 उसका इनिशियल था। तो अगर मैं 3 इंटू 80 कितना हो गया, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैं ले लूंगी कितना, 6 लाख रुपए ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर WDV फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, तो यहाँ पर आ गया, हो गया आपका 6 करोड़ 46 लाख। कितना आ गया, 6 करोड़ 46 लाख, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपको देखना है कि ये तो इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्री से तो इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो मिल सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नॉर्मल प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन, कि भैया मैं दोनों डेप्रिसिएशन दे रही हूँ। तो 6 करोड़ 46 लाख इंटू 15% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर आंसर आपका हो गया है 6 करोड़ 46 लाख इंटू 35% इज इक्वल टू 2 करोड़ 26 लाख 10,000, 2 करोड़ 26 लाख 10,000, ठीक है। 2 करोड़ 26 लाख 10,000, तो ये हो गया माइनस डेप्रीसिएशन। माइनस कर दी, अब हो गया। अब क्या हो गया, क्लोजिंग WDV, क्लोजिंग WDV फॉर असेसमेंट ईयर, क्लोजिंग WDV फॉर असेसमेंट ईयर लास्ट ईयर का क्या है, 25-26, 25-26 माइनस 6 करोड़ 46 लाख इज इक्वल टू 4 करोड़ 19 लाख 90,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 करोड़ 19 लाख 90,000। ये जो क्या है, दिस इज व्हाट योर क्लोजिंग WDV फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब करंट ईयर का अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बट करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले करंट ईयर में जो मैंने पेमेंट किया है उसमें भी क्या मुझे गेन और लॉस हुआ होगा फॉरेन
भी एडजस्ट करोगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस है, वो हर साल जिस साल में पेमेंट होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले आपको ऐड करना पड़ेगा या तो लेस करना पड़ेगा, और वो हर साल का जो पेमेंट होगा वो हर साल, ठीक है। तो अभी जैसे इस साल में हमारे 2 पेमेंट हुए हैं, एक 1 जुलाई को हुआ है और एक 1 जनवरी को हुआ है। तो उस दोनों का हम एडजस्ट करेंगे, एक हमारा लॉस है, एक हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो पहले हमको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं बेटा, लेस करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन एज ऑन 1 जुलाई 2025, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गेन हुआ है और 2 रुपए का गेन हुआ है, तो 2,60,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 5,20,000। तो 5,20,000 का आपको वो हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस ऑन 1 जनवरी 2026। कितना है, अरे रुपीज नहीं है ना, ये डॉलर है। डॉलर डॉलर 2,40,000 इंटू 80 रुपए का रेट है, माइनस 81 में पेमेंट किया है हमने, तो 1 रुपए का हुआ है, मतलब 2,40,000। तो 2,40,000 का हमको लॉस हुआ है और इधर गेन हुआ है। लॉस को अपन ऐड करते हैं, इसको वो करते हैं, ठीक है। तो अपन आ जाएगा क्लोजिंग WDV फॉर डेप्रिसिएशन, WDV फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें माइनस कर देंगे अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 2026, ठीक है। उसके बाद 4/19/90 माइनस 5,20,000 प्लस 2,40,000, तो आपका आंसर आ गया है 44,17,10,000। 4,17,10,000 इंटू 15% इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू 62,56,500। 62,56,500 माइनस इज इक्वल्स टू, तो 35,45,000, 3,54,00,000, 3,54,53,500, ठीक है। ये जो है वो हमारा आंसर है। आई होप यू गाइस गॉट द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट हमारे पास है 6 और 7 अपॉर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर अपन करेंगे 8 और फिर 9, ठीक है। तो अभी अपन आ जाते हैं किसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। क्या बोलता है ये, तो 6 बोलता है
Mr. Gopi converted his proprietorship into Gopi Pipe Private Limited on 1 जुलाई 2025। ठीक है, तो पुरानी जो प्रोप्राइटरशिप थी वो कौन था, मिस्टर गोपी, और नया कौन बन गया, तो गोपी पाइप प्राइवेट लिमिटेड, और कन्वर्ट कब हुआ, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को जब कन्वर्जन हुआ है, तो पुराने जो गोपी पाइप प्रोप्राइटरशिप था, ठीक है, वो कितने दिन एग्जिस्टेंस में रहा, वो रहा अप्रैल मई जून। तो अप्रैल में कितना होता है बेटा, 30 डेज, प्लस मई में 31 डेज, प्लस जून में इतना दिन, तो कितना हो गया, 30 30 90 91 डेज। ठीक है, अब 2025 में किया है तो 365 माइनस 91 = 274। तो जो बैलेंस है वो कितना हो गया, 274 डेज। ठीक है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन जो हमने कर लिया है कि पुरानी कंपनी का एग्जिस्टेंस कितना है और नई कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो कितना है। अब ब्लॉक 1 WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन 15%, 12 लाख। ब्लॉक 1 WDV ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन है 10%, 25 लाख। गोपी पाइप प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी इन दिसंबर 2025 फॉर ₹10 लाख। बिजनेस ऑपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2025। इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको इग्नोर करना है। कंप्यूट डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड बाय मिस्टर गोपी प्रोप्राइटर एट गोपी पाइप प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसर कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर आप सक्सेशन हो जाते, सक्सेशन का मतलब आपका क्या बोलते हैं, जो छोटी चीज है वो बड़ी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि प्रोप्राइटरशिप जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन जो है वो कितना होगा, तो हमारे पास ना बेटा 3 एसेट है। ठीक है, 3 एसेट है, तो ब्लॉक 1 WDV ये, और दूसरा आपका बिल्डिंग वाला ये, और प्लांट एंड मशीनरी जो दिसंबर में परचेज किया है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किसमें, अपनी आंसर बुक में। क्या बोलते हैं अपन इसको, इलस्ट्रेशन नंबर 6। पेज नंबर क्या है 6 का, 38। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या पूछा है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड बाय, डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड बाय मिस्टर गोपी एंड गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, अब 3 एसेट है बेटा अपने पास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 3 एसेट है हमारे पास। अब सबसे पहले मैं एसेट के बारे में लिखूंगी, दिस इज माय एसेट का डिस्क्रिप्शन, कि एसेट का नाम क्या होगा। उसके बाद एसेट की वैल्यू क्या होगी, कि कितने में खरीदा गया है एसेट। उसके बाद एसेट पे टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितना होगा, टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा तो वो कितना होगा। फिर टोटल नंबर ऑफ डेज, फिर गोपी पाइप्स का कितना दिन था, मतलब जो प्रोप्राइटरशिप है उसका कितने दिन उसके पास थी, और अगर कंपनी बनी तो कंपनी के पास वो एसेट कितने दिन रखी गई थी, और फिर डेप्रिसिएशन अलाउेबल टू देम। कि पुरानी कंपनी को कितना डेप्रिसिएशन मिला और नई कंपनी को कितना मिला। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स, फिर आपका है कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट लिख देती हूँ मैं, क्योंकि उसी पे जो है वो क्या मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन मिलने वाला। उसके बाद ऐसे कर लो क्या, एक्चुअल कॉस्ट है
उसके बाद डेप्रिसिएशन अलाउड टोटल में 365 डेज टोटल में। फिर है प्रोपराइटर डेज, फिर है कंपनी के डेज, तो कंपनी डेज, फिर डेप्रिसिएशन अलाउड टू प्रोपराइटर, डेप्रिसिएशन अलाउड टू कंपनी। ठीक है। अब सबसे पहले जो एसेट है उसका नाम क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी। कॉस्ट क्या था उसका 12 लाख। दूसरा है आपका बिल्डिंग, तो तीसरी भी है आपकी प्लांट एंड मशीनरी, इसका था 25 लाख और इसका था 10 लाख। और इग्नोर बोला है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन अलाउड, तो इसमें कितना परसेंट है, तो इसमें बेटा आपका 15%। तो 12 लाख का 15% कितना हो गया, 1,80,000। उसके बाद बिल्डिंग पे कितना है, 10%, तो 2.5 लाख, 25 लाख का 10% कितना हो गया, 2,50,000। ठीक है। और 10 लाख है, तो 10 लाख में एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का 15%, तो कितना हो गया आपका 1.5 लाख, तो 1,50,000। ठीक है। अब टोटल यहाँ पर भी 365 है, यहाँ पर भी 365 है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर 365 नहीं है। यहाँ पर एसेट कब खरीदी गई, यहाँ पे एसेट खरीदी गई है दिसंबर 2025 में। तो दिसंबर में अगर खरीदी गई तो दिसंबर का कितना हो गया, 31 दिन मान लेते हैं, प्लस जनवरी में हो गया 31 प्लस 28 प्लस 31, एवरेज मान लो 121 दिन के आसपास है इसमें। प्रोप्राइटरशिप में कितने डेज रहा है, तो 91 डेज और 274 डेज। 91 एंड 274, 0 और 121। अब मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डेप्रिसिएशन मतलब प्रपोर्शन करना है, 1,80,000 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365। तो 1,80,000 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू, मेरा आंसर आया है 44,877। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 44,877 माइनस 1,80,000 इज इक्वल्स टू 1,35,123। उसके बाद नेक्स्ट है 2.5 लाख, तो 2,50,000 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आया 62,329। ठीक है। माइनस कर देंगे 2.5 लाख, तो आंसर आ जाएगा 1,87,671। ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा 1.5 लाख है, तो ये पूरा 1.5 लाख का 1.5 लाख जो है वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपकी कंपनी को। ठीक है। तो टोटल की अगर अपन बात करें, टोटल नहीं लेते, टोटल डेप्रिसिएशन कि प्रोप्राइटरशिप को कितना मिला है और कंपनी को कितना मिला है, तो आपका आंसर आ जाएगा 44,877 प्लस 62,329 इज इक्वल्स टू 1,07,206। ठीक है। उसके बाद 135,123 प्लस 187,671 इज प्लस 1,50,000 इज इक्वल्स टू 4,72,794, 4,72,794। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया, अच्छा ये दिसंबर है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये लेस देन 180 डेज है, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो हाफ रेट का मिलेगा। तो प्लांट एंड मशीन में 7.5%, तो यहाँ पे 75,000 का डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो ये भी 75,000 आएगा।
तो यहाँ पर आपका 187,671 प्लस 135,123 प्लस 75,000 इज इक्वल्स टू 3,97,794 रुपीज जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो सेम टू सेम जो है वो क्या है, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी है। तो आपको ये क्या करना है बेटा, आपका होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 7 विल बी व्हाट योर, इट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, तो अपन बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 की, एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर आपका बचेगा 10 और 12 तो होमवर्क है, तो एक्चुअल कॉस्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके बाद ठीक है सेल ऑफ एसेट का टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो कमिंग टू आर क्वेश्चन, कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बोलता है ये, जीपी लिमिटेड। जीपी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31/12/2024। पिछले साल हुई है, इस साल नहीं हुई है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर ट्यूब ऑफ मोटर व्हीकल, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है, इन राजस्थान। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेट अप ऑन 30/4/2025 करंट ईयर में। द कंपनी कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 मई 2025 करंट ईयर में चालू हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द यूनिट इज 10 करोड़। ये ध्यान से पढ़ना कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड कितने का है, 10 करोड़ का है। ठीक है, द सेट प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड अ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन बॉट फॉर ₹1 करोड़। कि उसमें ना एक सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है जो कि कितने के लिए बॉट है, 1 करोड़ के लिए। एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ असेसी एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 1 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च का कितना एक्वायर किया है, 1 करोड़। तो 10 करोड़ में से 1 करोड़ क्या है, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है। और जो 1 करोड़ है वो क्या है आपका, साइंटिफिक रिसर्च का प्लांट एंड मशीनरी। आउट ऑफ द सेट प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ was put to use on 14/12/2025। ठीक है, कि क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द सेट प्लांट एंड मशीनरी, कि आपको जो टोटल सेट प्लांट एंड मशीनरी है उसमें से एक्वायर्ड 2 करोड़ वॉज पुट टू यूज इन 14/12, कि 10 करोड़ में से 2 करोड़ का जो प्लांट एंड मशीनरी जो 14/12 को यूज हुआ है। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल। आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 26-27 एंड 27-28। फर्निश एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर कंप्यूटेशन। तो अभी आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। सब निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। सेम फॉर्मेट फॉलो करना है मतलब आपको वापस से क्या बनाना पड़ेगा, वही डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर क्या है हमारा, 8। पेज नंबर क्या है आपका, 38। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एलिजिबल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड 26-27। ठीक है, पर्टिकुलर्स नोट और अमाउंट। यहाँ पर यहाँ तक हो गया आप लोग का। ठीक है, अब
अब अपन क्या करेंगे, तो वही जो बेसिक अपन करते हैं हर बार, फॉर्मेट लिखते हैं, तो अपन वो फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक प्लस एसेट acquired during the year। तो इसमें आएगा put to use, put to use for 180 days, more than 180 days, put to use for less than 180 days, acquired but not put to use, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका टोटल माइनस सेल ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा WDV फॉर डेप्रिसिएशन, WDV फॉर डेप्रिसिएशन ठीक है। WDV फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ टोटल हो गया सेल ऑफ एसेट ड्यूरिंग WDV फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद माइनस नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो आपका आ गया क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। माइनस नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 27-28, क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 27। सिंस हम लोग को 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो मैंने पूरी फॉर्मेटिंग 2 साल के हिसाब से कर दी है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट विच वी ऑलवेज फॉलो। ये फॉर्मेट है, जनरल है, इसमें कोई सी खास बात नहीं है जो कुछ अलग है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं किससे, तो स्टार्ट करते हैं अपन टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट, टोटल इंस्टॉल्ड कितना बोल रहा है उसमें, तो उसमें बोल रहा है ओपनिंग WDV तो बेटा अपनी जीरो है, क्योंकि करंट ईयर में अपने बिजनेस जो है वो चालू किया, ठीक है। अब पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तो इसमें मैं बोलूंगी 8 करोड़, क्योंकि 10 करोड़, क्योंकि 2 करोड़ क्या बोल रहा है, लेस देन 180 डेज बोल रहा है, पुट टू 14-12, तो 2 करोड़। एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज जीरो, टोटल हो गया आपका 10 करोड़। सेल जो है वो कुछ नहीं, बट यहाँ पर एक एसेट जो है जो कि किसके लिए यूज हुई है बेटा, साइंटिफिक रिसर्च। और आपको एक 25 पता होगी कि साइंटिफिक रिसर्च के एसेट में अगर एक बार आपको डिडक्शन मिल गया है, तो फिर आपको उसमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं माइनस कर रही हूँ यहाँ पर, माइनस साइंटिफिक रिसर्च एसेट विच इज वॉट योर 1 CR, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 10 माइनस तो 9 करोड़, सीधी सीधी बात है, उसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, वापस से नॉर्मल डेप्रिसिएशन थर्ड वाला। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन
नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अपनी वैल्यू कितनी है, 9 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्लांट एंड मशीनरी 9 CR, रेट कितना है, 15%। ठीक है, अब इसके 3 भाग। एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, नो डेप्रिसिएशन, बट ऐसी कोई एसेट है ही नहीं। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days is equals to 2 CR into 7.5% is equals to how much? Is equals to 15 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आपका आएगा 15 लाख। और बैलेंस, तो बैलेंस बच गया 9 CR। 9 CR माइनस 2 CR कितना हो गया आपका, 7 CR। तो 7 करोड़ इंटू 15% इज इक्वल टू, हाउ मच? तो 7 करोड़ इंटू 15%, तो इसमें आ गया आपका 1 करोड़ 5 लाख। और 2 करोड़ का 7.5% हो गया आपका कितना, 15 लाख। ठीक है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया प्लस 15 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ 20 लाख आपका क्या हो गया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया टोटल। अब बात करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन की, तो यहाँ पर लिखूंगी मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू कितनी होगी, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू होगी टोटल खरीदा कितने में, 10 करोड़ में। लेकिन क्या बोलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे मिलेगा क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन? तो क्या बोलते हैं, अगर आपको 100% रिडक्शन मिलता है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो आपको कितने में मिलेगा, 9 करोड़। ठीक है, और रेट कितना है आपका, 20%। वापस से हम्म, तो यहाँ पर आपके क्या है, 3 ब्लॉक है, 1 2 3। सबसे पहला क्या है, एसेट एसेट acquired but not put to use, asset not eligible for depreciation, not eligible for depreciation due to restriction, due to restriction। ठीक है, कौन सी रेस्ट्रिक्शन, आपने सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 1 CR पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका नो डेप्रिसिएशन। उसके बाद पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ है आपका, तो यहाँ पर आपको 2 करोड़ इंटू 10% मिलेगा, तो दैट इज योर 20 लाख। और बैलेंस में आपको मिलेगा 15%, तो 9 CR माइनस 3 CR, यहाँ पर होगा 6 करोड़ इंटू 20% इज इक्वल टू 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख और 2 करोड़ का 10% हो गया 20 लाख, तो 1 करोड़ कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 1 करोड़ 40 लाख। तो यहाँ पर आपका टोटल आएगा 1 करोड़ 40 लाख। तो
एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आया है वो आया 1,40,00,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 1,20,00,000 और 1,40,00,000। हाँ, 1,20,00,000 और 1,40,00,000। तो यहाँ पर आपका आ गया है 1.2 CR। हाँ, 1,20,00,000 और 1,40,00,000, 1.4 CR और 1.4 CR। तो 1.2 और 1.4, 9 माइनस 1.2 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 6.4, तो 6,40,00,000। 6,40,00,000, तो 6,40,00,000 हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 6,40,00,000। और लास्ट ईयर का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इस साल अलाउ होगा, तो यहाँ पर माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो आधा 10% बचा वो भी तो इस साल मिलेगा ना। अब वर्किंग नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉर 27-28 इज इक्वल्स टू, तो कितना हो गया उसका, माइनस करेंगे 6,40,00,000, 6.4 CR इंटू 15% इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू 96,00,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो कि लास्ट ईयर का बच गया था 2 करोड़ इंटू 10% इज इक्वल्स टू 20,00,000। तो 96,00,000 और 20,00,000 है ना। तो यहाँ पर आ गया आपका 96,00,000, 0.96 CR और 0.2 CR। तो ये और ये और ये और ये इन दोनों को माइनस कर देंगे, 6,40,00,000 माइनस 96,00,000 माइनस 20,00,000 इज इक्वल टू 5,24,00,000। ठीक है, तो आगे कितना, 5,24,00,000। तो ये जो है वो आपका आंसर है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो अपना हो गया है ये, अब अपना बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच हैज कमेंस द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, क्या कमेंस किया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में फॉलोइंग एसेट एक्वायर किया है। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग क्लास 1 10%। ठीक है, पुट टू यूज किया 1 सितंबर को, मतलब मोर देन। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्लास 3 40%, 1 सितंबर, मोर देन 180 डेज। मशीनरी आपका क्लास 3 15%, मोटर का भी सेम ही, एयर कंडीशनर सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में 40% है, इस पे 10% है और इसमें ये, तो बस 3 कॉलम जो है वो बनेंगे। ठीक है, बाकी मोर देन लेस देन लिख लो। तो यहाँ पर ये है मोर देन, 1 सितंबर, मोर देन, मोर देन 31 अक्टूबर, लेस देन 22 फरवरी, लेस देन 13 जनवरी, लेस देन 1 फरवरी, लेस देन। यहाँ से जो है ना वो लेस देन है, यहाँ से ऊपर वाला जो है वो मोर देन है। और कॉलम कितने बनेंगे, इतने। डेप्रिसिएशन अलाउबल आपको निकालना है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू योर आंसर बुक। आंसर बुक में सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब आंसर बुक मतलब हमारे टेक्स्ट जो कॉपी है, नोट्स है, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना फॉर्मेट।
फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग, पर्टिकुलर, नोट, अमाउंट, और ये जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है वो। बट कॉलम हमको कितने चाहिए, 3, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे कॉलम, और एक नोट का कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, जैसे कि आपको पता है कि आज का पेपर जो है वो लेंदी आया था बहुत, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको फॉर्मेटिंग में गलती नहीं करनी है, जल्दी जल्दी बनाना है। अगर आपको फॉर्मेटिंग दिमाग में रहेगी तो आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डिले नहीं होंगे। ठीक है, हम्म, पहले हम बना रहे हैं क्या, अपने कॉलम, इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 10, पेज नंबर क्या है, तो पेज नंबर है आपका 39, कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, एलिजिबल डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, काफ़ी है इतना, नोट के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्या फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, पर्टिकुलर्स, नोट, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ठीक है, अब ब्लॉक 1 की अगर अपन बात करें तो ब्लॉक 1 में कौन आता है, बिल्डिंग, BUILD, बिल्डिंग। ब्लॉक 2 में आता है आपका प्लांट एंड मशीनरी। ब्लॉक 1 में बिल्डिंग है, ब्लॉक 2 में है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जिसका रेट है 40%, प्लांट एंड मशीनरी जिसका रेट है 15%, दैट इज माई ब्लॉक। ठीक है, अब वापस से जो सेम फॉर्मेट है वही, ओपनिंग, WDV, मैं कॉपी पेस्ट करूंगी और आप लोग जो है वो पूरा लिखेंगे, तो प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, बट आई विल कॉपी पेस्ट द सेम। एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि 10 है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो इसलिए हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लिया। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक इज जीरो एवरीवेयर, पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 180 डेज में फैक्ट्री बिल्डिंग में तो एक ही है बेटा, दैट इज योर 50 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 50 लाख, 50 लाख। ठीक है, लेस देन में कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है, टोटल है आपका 50 लाख, ये कुछ नहीं है, 50 लाख। उसके बाद आपका है ब्लॉक, ये प्लांट एंड मशीनरी का। क्वेश्चन बैंक में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
40%, 40% में मोर देन में एक ही है, दैट इज माई 4 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख। अब बात करते हैं ब्लॉक 3 की। तो ब्लॉक 3 में ये मोर देन और मोर देन, तो 5, 10 और 2, तो 17 लाख। तो यहाँ पर आ गया कितना, 17 लाख। और लेस देन की अगर अपन बात करें तो ये पूरा लेस देन है, और ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, 5, 14 और 15, 15 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख। सत्रह प्लस 15 हो गया तेरा 32 लाख। तो 32 लाख। उसके बाद बात करेंगे किसकी, अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन की। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में सबसे पहले अपन लेंगे ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 दैट इज योर बिल्डिंग, जिसका रेट कितना है आपका 10%। तो 50 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है। ब्लॉक 2 है जिसका प्लांट एंड मशीनरी 40% इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है, तो 4 लाख का 40%, 4 लाख इंटू 40% इज इक्वल टू 1,60,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000। 4 लाख ही है ना, हाँ 4 लाख पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। ब्लॉक 3, तो ब्लॉक 3 में अगर अपन देखें तो एक मोर देन और एक हाफ रेट है, तो 17 लाख और 15 लाख, तो 17 लाख में मिलेगा फुल रेट। 17 लाख इंटू 15% और 15 लाख इंटू 7.5% इज इक्वल्स टू, 17 लाख इंटू 15% इज इक्वल्स टू 2,55,000। और 15 लाख इंटू 7.5% इज इक्वल्स टू 1,12,500। टोटल कितना हो गया, प्लस 2,55,000 इज इक्वल्स टू 3,67,500। 3,67,500। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 5 लाख, 1,60,000। तो यहाँ पर आपका आ गया है 5 लाख, 1,60,000 और 3,67,500। 3,67,500। ठीक है। फिर माइनस करेंगे क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की अगर अपन बात करें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में मिलेगा क्या, नहीं। उसके बाद क्या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो किस रेट से मिलेगा, 20% की रेट से। तो यहाँ पर आएगा आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब उसमें फर्स्ट वाले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका आने वाला है, फर्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना आएगा 4 लाख के ऊपर। 4 लाख इंटू 20% इज इक्वल्स टू 80,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000।
बट ये प्लांट एंड मशीनरी का है और ब्लॉक 2 का है ये, तो ये आपका है ब्लॉक 2 प्लांट एंड मशीनरी का एडिशनल डेप्रिसिएशन है। अब बात करेंगे ब्लॉक 3 प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है। तो ब्लॉक 3 प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो इसमें अपन करेंगे 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने मिलना चाहिए, तो टोटल में मिलना चाहिए कितना है 32 लाख, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कितना 32 lakhs। फिर एसेट नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन ड्यू टू restriction, इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें आ सकते हैं आपके सेकंड हैंड, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी जिसका वैल्यू है 2 लाख। उसके बाद है मोटर कार जिसकी वैल्यू है 5 लाख। और उसके बाद है एसी जिसकी वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। अब है पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो इसमें आएगा हमारा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो 4 3 कितना होगा 7 लाख, तो यहाँ पर मिलेगा 7 लाख इंटू 10% इज इक्वल्स टू 70,000, और बैलेंस में आपको मिलेगा 20%, तो आपका आंसर हो जाएगा 32 लाख, नहीं फुल में मिल जाएगा, मतलब वही 17 लाख इंटू 17 लाख का 20%, 17 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू 3,40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,40,000, तो टोटल हो गया मोर प्लस 70,000 इज इक्वल टू 4,10,000। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज 410, 340 प्लस 70 410, ठीक है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 80,000 आएगा इसका, और इसका आएगा 4,10,000। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आएगा 45 लाख, सेकंड में आएगा 4 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 1,60,000, और यहाँ पर आएगा 32 लाख माइनस 3,67,500 माइनस 4,10,000 इज इक्वल टू 24,22,500। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, और दिस इज व्हाट आवर वर्किंग नोट लुक्स अलाइक, ठीक है। सो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन बैंक। So congratulations, we have completed all our question with respect to depreciation solving, ठीक है। फिर आज अपन लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, एक्चुअल कॉस्ट, तो उसके ऊपर 2 बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं सबसे पहले, मिस्टर डॉक्टर जॉली परचेज द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/12/2023, 2 साल पहले खरीदी थी, फॉर ₹10 लाख, टिल 1/12/2025 करंट ईयर में द सेम वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड एज रेसिडेंस, उसको एज अ घर की तरह यूज किया है। ऑन द सेम डेट द बिल्डिंग वाज ब्रॉट इनटू यूज फॉर हिज मेडिकल प्रोफेशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाज 15%। परचेज क्या था प्रॉपर्टी, तब 15% का रेट। अब आपने क्या पढ़ा था, तो आपने ये चीज पढ़ी है कि अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो कि प्रीवियसली जो है वो
पर्सनल यूज के लिए ली गई थी। अगर आप उसको बिजनेस यूज में लेके आते हो तो आपको जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करना होता है। लेट मी रिकॉल यू द प्रोविजन। हम्म हम्म। तो यहाँ पर जो है वो नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ठीक है। बट किसके हिसाब से माइनस होगा, करंट रेट के। तो करंट रेट हमारा बिल्डिंग पे कितना है बेटा, 10%। तो हम लोग 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो माइनस करेंगे। क्वेश्चन में आपको एक चीज कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, बोलता है कि प्रॉपर्टी के परचेज के टाइम पे डेप्रिसिएशन पर 15% का एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बट हमारा प्रोविजन क्या बोलता है एक्चुअल कॉस्ट का, कि हमको कितने हिसाब से निकालना है, हमको निकालना है 10% का, करंट ईयर के हिसाब से। उससे पहले अपन जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसके लिए जैसे कि हमारी आंसर बुक में डिस्कस है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, कि उस साल में सिंस दिसंबर में खरीदी तो लेस देन 180 डेज है, तो इसलिए 5% लगाया गया, फिर 10% और फिर 10%। और उसके बाद ये जो करंट ईयर की आपकी डब्ल्यू आई है एज ऑन 1/4/2026, इस पे जो है आपको एक्चुअल कॉस्ट जो है आपकी, और उस पे आपको डेप्रिसिएशन मतलब आपको 1/4/2025, सॉरी ये जो वैल्यू आ गई है इस पे आपको इस साल का डेप्रिसिएशन जो है वो मिल गया है। तो नॉर्मली ये जो है ये और ये जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये नोशनल है और ये भी जो है वो क्या है, नोशनल है। फिर ये रियल है, ये मतलब ये जो है वो क्या है, रियल डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम एक्चुअली में बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बस आपको ये प्रोविजन लिखना है और उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताना है। उसके बाद नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। अ कार वाज परचेज्ड बाय एस ऑन 10 अगस्त 2020 फॉर 3,25,000 फॉर पर्सनल यूज एंड ब्रॉट इनटू बिजनेस ऑफ द एसएससी ऑन 1/12/2025। एक कार थी जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज की गई थी 3,25,000 के लिए, और अभी बिजनेस में लेके आए। द मार्केट वैल्यू इज 1,50,000। आज के डेट में उस कार की मार्केट वैल्यू 1,50,000। Compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for assessment year 26-27, assuming the rate of depreciation is how much, 15%, ठीक है। अभी जो हमने जो प्रोविजन पढ़ा है कि पहले पर्सनल में था फिर उसको बिजनेस में ले आए, फिर उसके लिए आपको नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। बाकी कोई एसेट के लिए प्रोविजन है क्या, नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिल्डिंग जो आपने पहले पर्सनल में ली थी और आप बिजनेस में ला रहे हो तो उसमें नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके लाना है। बाकी अदर एसेट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं। तो विच इज वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि हमको ज्यादा वैल्यू पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये वाले केस में मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, जो उसमें मैंने खरीदा था, मैंने 3 साल पहले कितने में खरीदा था, 3,25,000। तो 3,25,000 में ही मुझे 15% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, विच इज 48,750 खरीदा था। हाँ, 48,750 और बिजनेस में लेके आए कब, 1/12/2025 को। तो आई होप इसमें जो है वो आपको हाफ रेट से मिलना चाहिए कि लेस देन 180 डेज है एग्जैक्टली, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24,375 रुपये, ठीक है। So I hope it is clear and you guys like the lecture and everything is going very smooth and you guys will complete PGBP with very much so much of dedication, ठीक है। And again I'm telling you guys that if आपको कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप में हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।